हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिप्लोमा के सेकेंड ईयर सीएस का सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टडी करेंगे। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम और ड्यूरेशन फर्स्ट। जिसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम होगा उस प्रोसेस को सीपीयू सबसे पहले एलोकेट करता है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। सबसे कम वेटिंग टाइम इसी अप्रोच से मिलता है हमको। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती है, प्री इम्पटिव और नॉन प्री इम्पटिव। ओके, प्री इम्पटिव में अगर किसी प्रोसेस से फोर्सफुली सीपीयू लेके किसी दूसरी प्रोसेस को दिया जा सके तो वो प्री इम्पटिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्री इम्पटिव अगर किसी प्रोसेस से जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती, जब तक वो अपना करंट सीपीयू बर्स्ट फिनिश नहीं कर लेती, जब तक किसी दूसरी प्रोसेस को फोर्सफुली ना दिया जा सके, तो वो स्कीम नॉन प्री इम्पटिव कहलाती है। To successfully implement it, the burst time or duration of time of the process should be known to the processor in advance, ठीक है, which is practically not feasible all the time। यानी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो नेक्स्ट आने वाली है प्रोसेस एडवांस में, उनका भी बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम हमें पता होना चाहिए, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। यानी हम नेक्स्ट आने वाली प्रोसेस का सीपीयू टाइम या बर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। दिस scheduling algorithm is optimal if all the job process are available at the same time। अगर सारी प्रोसेस जॉब सेम टाइम पे अवेलेबल हों तो ये ऑप्टिमल रिजल्ट्स देते हैं, यानी सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एल्गोरिथम का यूज़ दूसरे एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले में एग्जांपल देखते हैं नॉन प्रीइम्पटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। ठीक है, हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 और P4। यहाँ पे हमारा अब 0 टाइम पे हमको ज़रूरत नहीं है मानने की, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम दिया हुआ है इनका। ठीक है, तो सब प्रोसेस हमने अलग अलग टाइम पे अराइव हुई है। P1 है वो 0 टाइम पे आई है, P2 है वो 2 टाइम यूनिट पे आई है, और P3 है जो 4 पे आई है, और P4 5 पे आई है। यहाँ पे इनका बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या कहता है, SGF क्या कहता है कि जो सबसे जिसका सीपीयू बर्स्ट है वो सबसे कम है, सीपीयू उसको सबसे पहले अलोकेट होगा। अगर हमारा अराइवल टाइम नहीं दिया होता तो सिर्फ हम यहाँ देखेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, P3 का, तो सबसे पहले किसको मिल जाएगा, P3 का। लेकिन अगर हमारे पास अराइवल टाइम दिया होता है तो हम इसको कंसीडर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 टाइम पे हमारे पास प्रोसेस कौन सी है, सिर्फ P1 है। P2, P3, P4 अभी सिस्टम में एंटर नहीं हुई है, तो सबसे पहले P1 ही एक ही प्रोसेस है, तो इसी को CPU मिल जाएगा। P1 को यहाँ CPU मिल गया है 0 टाइम पे। उसके बाद जब टाइम की 2 यूनिट हुई, ठीक है, जब यहाँ पे टाइम की 2 यूनिट होंगी यहाँ पे, तो उस टाइम पे सिस्टम में नई प्रोसेस आई है, वो कौन सी है, P2 है। ठीक है, जब भी सिस्टम में कोई नई प्रोसेस एंटर होगी तब हम उसको नई प्रोसेस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही थी, जो कि P1 है। इनके सीपीयू बर्स्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो इसलिए जब P2 आई है तो उसका सीपीयू बर्स्ट क्या है, 4 है, और P1 है वो अपना दो टाइम यूनिट कंप्लीट कर चुकी है इस टाइम पे। ठीक है, तो 2 कंप्लीट कर चुकी है, यानी इसकी बचे हुए कितनी साइकिल्स है, 5 बचे हैं। ठीक है, तो इसका सीपीयू बर्स्ट अब 5 है और P2 का 4 है। तो इन दोनों में से सब छोटा कौन सा है, P2 का छोटा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई P2 की, तो अब सीपीयू जो नेक्स्ट है वो मिलना चाहिए P2 को। ठीक है, लेकिन हमारा ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, नॉन प्रीइम्पटिव है, यानी एक बार अगर सीपीयू मिल गया P1 को तो वो जब तक वो अपना खुद फ्री नहीं करेगी जब तक P2 को CPU नहीं दिया जा सकता है।
यानी कि P1 है वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगी और वो 7 के ऊपर, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम क्या है 7, तो 0 से लेके 7 तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। उससे पहले इससे CPU फ्री नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव स्कीम है। ठीक है, उसके बाद 7 जब यूनिट हुई टाइम की, जब हमारे पास सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अराइवल टाइम क्या है 5 तक है, तो P2 P3 P4 तीनों प्रोसेस हमारी आगे आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमारा, अब इनके बर्स्ट टाइम को हम कंपेयर करेंगे। तो इनके बर्स्ट टाइम को जब हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी कौन सी है, P3 है। ठीक है, तो सबसे पहले CPU किसको मिलेगा, P3 को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब P1 के बाद CPU P3 को अलोकेट होगा। ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम चूँकि एक ही है, इसलिए P1 को कब तक होगा, 7 से 8 तक एक टाइम यूनिट ही अपनी कंप्लीट करेगी। उसके बाद CPU को फ्री कर देगी। अब नेक्स्ट हम किसको CPU देना है, P2 और P4। ठीक है, P2 और P4 में कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का टाइम, बर्स्ट टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो सेम है। और जैसे किसी भी एग्जांपल में अगर हमारे पास यहाँ पे टाई हो जाता है, जब दोनों का CPU बर्स्ट सेम होता है, तो हम हमेशा किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में अगर किन्हीं भी दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो गया कंपेयर करने पे, तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से उस टाई को ब्रेक करते हैं। यानी कि जो पहले आई थी इनमें से उसको पहले CPU मिलेगा। तो P2 और P4 में से P2 है वो पहले आई थी, तो CPU किसको मिल जाएगा, P2 को। और 8 पे मिला इसको, 8 से लेकर इसको 4 टाइम यूनिट की ज़रूरत थी, तो 8 से लेकर 12 तक इसकी 4 टाइम यूनिट पूरी हो जाएंगी। उसके बाद CPU किसको मिल जाएगा, लास्ट P4 को। तो इसकी 4 टाइम यूनिट है, तो 12 से लेकर 16 4 टाइम यूनिट तक इसको CPU मिल जाएगा। अब इनका देखते हैं हम वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम हमने सबसे पहले P1 के लिए, P1 का वेटिंग टाइम कितना है, P1 ने सिस्टम में 0 टाइम पे आई है और इसको CPU भी 0 टाइम पे मिल गया, यानी P1 ने सिस्टम में कोई भी वेट नहीं किया, इसलिए इसका वेटिंग टाइम हो गया वो 0 है। ठीक है, अब ऐसे ही P2 के लिए निकालेंगे, तो P2 सिस्टम में आई है हमारी 2 पे। ठीक है, और इसको CPU कब मिला है, यहाँ पे हम जेंट चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे P2 को CPU मिला है 8 पे। ठीक है, तो 8 पे जब मिला है और 2 पे ही आई थी, तो 8 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, जब वो सिस्टम में एंटर हुई थी अराइवल टाइम देखेंगे, और जब उसको CPU अलोकेट हुआ है तो उस टाइम में 8 माइनस 2 यहाँ पे हो गया इसका P2 का वेटिंग टाइम 6। इसी तरीके से P3 कब आई है सिस्टम में, 4 पे आई है। ठीक है, और अलोकेट हुआ है सिस्टम इसको 7 पे। ठीक है, तो 7 माइनस 4 3, तो यहाँ पे हो गया P3 का वेटिंग टाइम 3। इसी तरीके से P4 हमारे सिस्टम में आई है 5 पे और इसको मिला है CPU 12 पे, तो 12 माइनस 5 7, तो यहाँ पे हो गया P4 का वेटिंग टाइम 7। और अभी हम यहाँ पे इनका एवरेज निकाल देंगे, डिवाइडेड प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 प्रोसेस हमारी, तो डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।